अगर मैं ये कहूँ कि एक मर्डर सीन को मिटाने के लिए उसी जगह पर रातों रात रेनोवेशन का टेंडर पास कर दिया जाए, वो भी एक सरकारी अस्पताल में। मतलब ये तो सीधे सीधे सबूत मिटाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां जीवन रक्षक मशीनें होती हैं, जहां मेरा मतलब है हजारों लोग रोज इस उम्मीद से आते हैं कि यहां उनकी जान बचाई जाएगी। लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जो दस्तावेज और जांच रिपोर्ट हमारे सामने आए हैं ना, वो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम हमेशा मानते हैं कि अस्पताल एक सेफ जोन है। हाँ, एक सुरक्षित जगह। सही कहा। लेकिन जब उस सफेद कोट के पीछे छिपी एक क्रूर, संस्थागत और गहरी भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आती है, तो सुरक्षा का वो सारा भ्रम टूट जाता है। एकदम सही बात है। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद महज इस घटना को ऊपर ऊपर से देखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें उस मैकेनिज्म को समझना है, उस सिस्टम की कार्यप्रणाली को डिकोड करना है जिसने इतने बड़े अपराध को न सिर्फ पनपने दिया, बल्कि उसे छिपाने की पूरी कोशिश भी की। और इस पूरी डीप डाइव के केंद्र में है वो जिन्हें हम इन दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर विनीता कहेंगे। हाँ, डॉक्टर विनीता, जो सेकंड ईयर की मेडिकल इंटर्न थी, एक होनहार डॉक्टर और अपने माता पिता की इकलौती संतान। उनका रूटीन समझना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अस्पताल के बुनियादी ढांचे से जुड़ा है। वो 36 घंटे की लंबी और थका देने वाली शिफ्ट कर रही थी। मतलब इतनी भयंकर थकावट के बावजूद वो दिन भर की हर छोटी बड़ी बात अपनी माँ को फोन पर बताती थी। और वो फोन कॉल वाला हिस्सा सिर्फ एक इमोशनल डिटेल नहीं है। मेरी नज़र में ये उनके मानसिक तनाव को कम करने का एक तरीका भी था। 8 अगस्त की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 11 बज रहे थे ना? हाँ, 11 बजे उन्होंने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि 30 घंटे से ज़्यादा का काम हो चुका है और अब उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे रहा है। देखिए, रात के 2 बज चुके हैं। डॉक्टर विनीता अपने राउंड्स खत्म करके कुछ घंटों की नींद लेना चाहती हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या? मतलब इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में, जो राज्य के सबसे प्रमुख अस्पतालों में से एक है, डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षित ऑन कॉल रूम या रेस्ट रूम तक नहीं था। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मजबूर होकर उन्हें 4th फ्लोर के सेमिनार रूम में जमीन पर पड़े गद्दों पर जाकर लेटना पड़ा। ये मुझे एक बहुत ही भयानक स्थिति लगती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो आरजी कर अस्पताल का सिस्टम एक कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम की तरह हो गया था। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब जब शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं ही काम करना बंद कर दें, तो कोई भी बाहरी बीमारी आसानी से जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल। और क्रिमिनोलॉजी में हम इसे वल्नरेबिलिटी का संस्थागतीकरण कहते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी। जब सिस्टम खुद ही ऐसी कमजोरियां पैदा करता है, जैसे एक थकी हुई डॉक्टर। हाँ, एक थकी हुई डॉक्टर, एक सुनसान सेमिनार रूम, बिना ताले का दरवाजा और कोई सुरक्षा जांच नहीं, तो वो जगह किसी भी अपराधी के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाती है। अपराध कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, वो इस तरह के कमजोर सुरक्षा तंत्र का नतीजा होता है। एकदम सही। और उस कमजोर सिस्टम का जो खौफनाक नतीजा था, वो अगली सुबह सामने आता है। 9 अगस्त सुबह 9:30 बजे एक फर्स्ट ईयर इंटर्न अपनी शिफ्ट के बाद थोड़ा आराम करने के लिए उसी सेमिनार रूम का दरवाजा खोलता है, और सामने जो मंजर था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बहुत ही भयानक। डॉक्टर विनीता का शत विकसित शरीर वहां पड़ा था। लेकिन यहाँ से जो घटनाक्रम शुरू होता है ना, वो हत्या से भी ज्यादा उलझाने वाला है। मतलब अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को एक मर्डर सीन दिखेगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो तुरंत पुलिस को फोन करेगा और उस जगह को सील कर देगा। लेकिन दस्तावेजों के अनुसार अस्पताल के प्रिंसिपल ने पूरे 1 घंटे तक पुलिस को सूचना ही नहीं दी। 1 घंटे तक? हाँ, और ना ही उस कमरे को खाली करवाया। जब पुलिस आई भी तो उस क्राइम सीन को सील करने की कोई जहमत ही नहीं उठाई गई। देखिए, मुझे पहले लगा था कि ये सिर्फ पुलिस या प्रशासन की अक्षमता है, मतलब इनकॉम्पिटेंस। लेकिन जब मैंने फोरेंसिक टाइमलाइन को सरकारी प्रशासन के एक्शंस के साथ मैच किया, तो पैटर्न कुछ और ही दिखा। क्या पैटर्न? फोरेंसिक साइंस में शुरुआती 48 घंटे सबसे अहम माने जाते हैं, लेकिन उन शुरुआती घंटों में दर्जनों लोग उस कमरे में आते जाते रहे। पैरों के निशान, उंगलियों के निशान और जो डीएनए के अहम सबूत होते हैं, वो पूरी तरह दूषित हो गए। तो मतलब ये जानबूझकर किया गया? ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत ही स्पष्ट टेंडेंसी होती है जिसे इंस्टीट्यूशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसका मतलब उनका पहला विचार ये नहीं था कि अपराधी को कैसे पकड़ें, बल्कि ये था कि इस घटना से होने वाले
पीआर डैमेज को कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल सटीक कहा आपने। जब कोई व्यवस्था सबूतों को सुरक्षित रखने के बजाय उस जगह को भीड़-भाड़ वाला बना दे तो वो लापरवाही नहीं लगती, वो एक तयशुदा रणनीति का हिस्सा लगने लगता है। खुद को बचाने के लिए सच को धुंधला कर देना। हाँ, और ये बहुत अगली घटना से पूरी तरह साबित भी हो जाती है। सुबह 11 बजे डॉक्टर विनीता के पिता के पास अस्पताल से फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात है। वही तो, एक इंसान जिसमें रत्ती भर भी कॉमन सेंस होगा, क्या वो उस खून से सने शरीर को, जिस पर गहरे संघर्ष के निशान थे, देखकर इसे आत्महत्या कह सकता है? चिकित्सा विज्ञान में चोटों के पैटर्न खुद एक कहानी बयान करते हैं। एक संघर्ष के दौरान आए खरोंचें और खुदकुशी के निशानों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक मेडिकल कॉलेज का प्रशासन ये बात ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, जब वो माता पिता अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करवाया जाता है। 3 घंटे वो बाहर गिड़गड़ाते रहे। ये बहुत ही दर्दनाक है। और जब अंततः उन्हें अंदर जाने दिया गया तो शरीर की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि ये आत्महत्या नहीं है। इस तरह का जो डिले या विलंब होता है ना, वो अक्सर प्रशासन को एक नैरेटिव गढ़ने या चीजों को मैनेज करने का समय देता है। लेकिन जब कॉलेज के बाकी डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने उस शरीर को देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उसी वक्त एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और शायद उसी दबाव का नतीजा था कि कॉलेज ने खुद आगे आकर एफआईआर दर्ज करने से जो परहेज किया था, वो अब पुलिस के लिए मजबूरी बन गया। पुलिस को आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी और एक 33 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, संजय रॉय। संजय रॉय। अब संजय रॉय कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बाहर से राह चलते अंदर आ गया हो। वो कोलकाता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटियर का काम करता था। यहाँ इस सिविक वॉलंटियर सिस्टम के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। कागजों पर सिविक वॉलंटियर्स को ट्रैफिक कंट्रोल या भीड़ को संभालने में पुलिस की मदद करने के लिए रखा जाता है। उनका वेतन भी बहुत मामूली होता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाँ, बिल्कुल कुछ और है। एक मिनट, अगर वो सिर्फ एक वॉलंटियर था तो उसे पुलिस की तरह रॉब जमाने की पावर कहाँ से मिल रही थी? मतलब क्या ऐसे पदों के लिए कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता? यही तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। कई बार राजनीतिक सिफारिशों या रसूख के चलते बिना किसी ठोस पुलिस वेरिफिकेशन के इनकी भर्ती हो जाती है। और जब ये लोग पुलिस की तरह दिखने वाली वर्दी या बैज पहन लेते हैं तो ये एक पैरेलल अथॉरिटी बन जाते हैं। संजय रॉय इसी अदृश्य पावर का इस्तेमाल कर रहा था। दस्तावेजों में उसका जो बैकग्राउंड है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसकी 4 शादियां हो चुकी थीं, जिनमें से 3 पत्नियों ने उस पर घरेलू हिंसा के बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। होते हैं। अगर हम 8 अगस्त की रात की बात करें तो टाइमलाइन बताती है कि संजय और उसके एक दोस्त ने पहले काफी शराब पी। फिर वे रेड लाइट एरिया गए जहां संजय ने एक लड़की पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकली। इसके बाद रात के करीब 3 बजे वह बेखौफ अस्पताल में दाखिल होता है। वह अस्पताल के अलग अलग वार्ड्स में बेरोक-टोक घूम रहा था। उसे पता था कि कौन से दरवाजे खुले हैं, कहाँ कोई गार्ड नहीं है, और फिर वो उसी 4th फ्लोर के सुनसान सेमिनार रूम तक पहुंचता है जहां डॉक्टर विनीता सो रही थी। संजय को सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत अच्छे से पता थे। उसे लगा कि वह सेमिनार रूम के बाहर सीसीटीवी नहीं होने का फायदा उठा लेगा, लेकिन उसने एक बहुत छोटी पर अहम तकनीकी चूक कर दी। कौन सी चूक? उस फ्लोर पर एक और सीसीटीवी कैमरा था जो काम कर रहा था। और यहीं से जांच में वो ब्लूटूथ नेकबैंड वाला ट्विस्ट आता है। बिल्कुल सही। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जब रात 3:30 बजे के करीब संजय उस फ्लोर पर गया तो उसके गले में नीले रंग का एक ब्लूटूथ नेकबैंड था। लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो नेकबैंड गायब था। और पुलिस को बिल्कुल वैसा ही नेकबैंड डॉक्टर विनीता के शव के पास क्राइम सीन पर मिला। जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने उस नेकबैंड को ऑन किया, वो तुरंत संजय के फोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। जी, ये एक ऐसा डिजिटल फिंगरप्रिंट था जिसने उसे सीधे तौर पर क्राइम सीन से जोड़ दिया। एक अकाट्य तकनीकी सबूत। हाँ, संजय को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि केस सुलझ गया है, एक अपराधी पकड़ा गया, उसने सब मान लिया। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा शक है। क्या एक इंसान इतनी आसानी से सब कुछ मान लेता है? यही तो सोचने वाली बात है। और मेरा ये शक तब यकीन में बदल गया
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट ने जांच की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। मैं बता रही हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ मौत का कारण नहीं बताती, वो अपराध के दौरान हुए पूरे संघर्ष का एक मेडिकल मैप होती है। रिपोर्ट में बात सामने आई कि डॉक्टर विनीता के शरीर और कपड़ों पर एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग लोगों की उंगलियों के निशान और जैविक सबूत हो सकते हैं। कई उंगलियों के निशान। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस रात उस सेमिनार रूम में संजय रॉय अकेला नहीं था, वहां एक से ज्यादा हमलावर मौजूद थे। और इसी एक खुलासे ने इस घटना को एक नशेड़ी की रैंडम हिंसा से निकालकर एक सुनियोजित और सामूहिक अपराध की श्रेणी में डाल दिया। मतलब एक बहुत बड़ी साजिश। हाँ, ये इस बात का संकेत था कि संजय रॉय शायद सिर्फ एक मोहरा है और असली खिलाड़ी कोई और है जिन्हें बचाया जा रहा है। और इसी मोड़ पर लोगों का ध्यान अस्पताल के इस व्यक्ति की तरफ गया जिसके पास इस पूरे कैंपस का कंट्रोल था। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष। बिल्कुल। जब हम संदीप घोष की 2021 से लेकर अब तक की प्रोफाइल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी अस्पताल के प्रिंसिपल के बारे में नहीं बल्कि किसी माफिया कार्टेल के सरगना के बारे में पढ़ रहे हैं। वो सच में बहुत ही खौफनाक रिकॉर्ड है। मुर्दा घर से लाशों के अंगों की तस्करी, मेडिकल एंट्रेंस में पैसे लेकर छात्रों को पास करवाना और यहाँ तक कि बायोमेडिकल वेस्ट को खुले बाजार में बेचना। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट वाला पॉइंट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि ये भ्रष्टाचार कितना गहरा था। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। बायोमेडिकल वेस्ट बेचकर कोई करोड़ों कैसे कमा सकता है? ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? देखिए, बड़े अस्पतालों में रोजाना टनों के हिसाब से खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। जैसे इस्तेमाल की गई सिरिंज और पट्टियां। हाँ, इस्तेमाल की गई सिरिंज, खून लगी पट्टियां, एक्सपायर हो चुकी दवाइयां। नियमों के मुताबिक अस्पताल को इस कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन ये सिंडिकेट क्या कहता था? वे इस कचरे को नष्ट करने के बजाय गैर कानूनी तरीके से कबाड़ माफिया को बेच देते थे। इस्तेमाल की गई सिरिंज और प्लास्टिक की नलियों को धोकर फिर से बाजार में सप्लाई कर दिया जाता था। बाप रे, ये तो सीधे सीधे हजारों और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। और ये सिर्फ एक तरीका था। जो भी इस सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, उसका या तो ट्रांसफर कर दिया जाता या फिर उनकी जान ले ली जाती। हाँ, 2001 से 2020 के बीच के दस्तावेज बताते हैं कि कई विसल ब्लोअर्स रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। ये एक ऐसा ढांचा था जो किसी भी विरोध को कुचलने के लिए डिजाइन किया गया था। और यही वजह है कि जब सेमिनार रूम में हत्या हुई तो लोगों का शक प्रशासन पर ही गया। ये शक तब और गहरा गया जब हत्या के कुछ ही दिन बाद, जबकि मामले की जांच चल रही थी, प्रशासन ने उस सेमिनार रूम और उसके आसपास के कमरों में अचानक से रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया। एक एक्टिव क्राइम सीन के ठीक बगल में दीवारें तुड़वाना और मजदूरों को भेजना फोरेंसिक जांच के हर प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। ये साफ तौर पर बचे खुचे सबूतों को हमेशा के लिए दफन करने की एक बेचैन और डेस्परेट कोशिश थी। जब छात्रों और डॉक्टरों ने इसका विरोध किया और काम रुकवाया तो उस सिंडिकेट ने अपना सबसे खौफनाक कार्ड खेला। 14 अगस्त की रात, अगले दिन स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए पूरे शहर की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। लेकिन फिर भी आधी रात को ट्रकों में भरकर हजारों की तादाद में एक अनियंत्रित भीड़ अस्पताल पहुंचती है। यहाँ जरा रुक कर इसके लॉजिस्टिक्स को समझिए। हाँ, बताइए। जब पुलिस हाई अलर्ट पर हो तो इतनी बड़ी भीड़ बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक ग्रीन सिग्नल के न तो इकट्ठा हो सकती है और ना ही पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर एक सरकारी अस्पताल में घुस सकती है। वो भीड़ सीधा अंदर घुसती है और बहुत ही सटीकता के साथ सिर्फ उन जगहों पर तोड़फोड़ करती है जो जांच के लिए अहम थे। वो उस सेमिनल रूम को लगभग पूरी तरह तबाह कर देते हैं। क्या कोई इसे महज एक इत्तेफाक कह सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसे कवर अप बाय केओस कहते हैं। कवर अप बाय केओस? हाँ, जब आप सबूतों को चुपचाप नहीं मिटा पाते तो आप वहाँ इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं कि जांच का पूरा फोकस ही भटक जाए और क्राइम सीन पूरी तरह से दूषित हो जाए। ये दर्शाता है कि इस सिंडिकेट की पहुंच कितनी ऊपर तक। और इस पहुंच का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब भारी विरोध के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के महज 9 घंटे के भीतर, 9 घंटे के अंदर सरकार उसे एक दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर देती है। ये सिर्फ बेशर्मी नहीं थी, ये सिस्टम का एक मैसेज था। वो अपने नेटवर्क के लोगों को बता रहे थे कि तुम हमारे लिए काम करते हो और हम तुम्हें बचा लेंगे। एक तरह की गारंटी। बिल्कुल।
यह नियुक्ति इस बात की पुष्टि करती है कि यह मामला सिर्फ एक शराबी सिविक वॉलंटियर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बहुत ही ताकतवर और अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हैं। हम यहाँ दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों की बात कर रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के, लेकिन जो पैटर्न सामने आया है वो सत्ता के भयानक दुरुपयोग की कहानी कहता है। फिलहाल ये पूरा मामला अब सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। संदीप घोष की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये अब सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं है, यह एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल रॉट या संस्थागत सड़न के खिलाफ लड़ाई है जिसने पहले एक डॉक्टर को असुरक्षित छोड़ा, फिर उसके शिकार होने पर सबूत मिटाए और अंत में अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश की। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो शायद किसी की भी रातों की नींद उड़ा दे। जरा सोचिए, अगर एक अस्पताल जो इस दुनिया में जीवन, करुणा और उम्मीद का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है, उसे ही रसूख और पैसे के दम पर एक खौफनाक अपराध स्थल में बदला जा सकता है और सरेआम एक भारी भीड़ बुला के उसके सारे सबूत मिटाए जा सकते हैं, तो फिर एक आम इंसान इस दुनिया में सुरक्षित कहाँ है? वे कौन से अदृश्य और ताकतवर हाथ हैं जो सीबीआई जैसी सर्वोच्च जांच संस्थाओं के लिए भी आज एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं? वो कौन हैं जो सफेद कोट के पीछे छिपे इस काले साम्राज्य को आज भी चला रहे हैं? सोचिएगा जरूर।